नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के लोगों और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यहूदी नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने ट्वीट किया है कि मेरे दोस्त नेतन्याहू, इजराइल के लोगों और दुनिया भर में यहूदी समुदाय के लोगों को रोश हसनाह की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने 75वें सत्र के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाले इस डिजिटल सत्र के 2 बहस में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। त्रिमूर्ति ने कहा कि पहली बहस में पीएम मोदी राष्ट्रीय वक्तव्य रखेंगे, वहीं सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र की शुरुआत को लेकर दूसरी बहस एवं महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। पूर्वी लद्दाख में हालात सामान्य करने के लिए सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त चाइना स्टडी ग्रुप ने संपूर्ण स्थिति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में तय हुआ कि वार्ता में भारत दोनों सेनाओं के अप्रैल की स्थिति में लौटने पर जोर देगा। सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत अगले 3-4 दिन में हो सकती है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA डोभाल, CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी गश्त में ऊंटों को शामिल करने का फैसला किया है। पूर्वी लद्दाख में सेना की गश्त टीम में 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट शामिल होंगे। बता दें कि बैक्ट्रियन ऊंट को दौलत बेग ओल्डी और देवसांग में तैनात किया जाएगा। यहां करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए ऊंट गश्त करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापा मारकर अलकायदा के 9 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन व्यक्तियों को अलकायदा द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था और दिल्ली NCR समेत कई स्थानों पर हमले करने के लिए प्रेरित किया गया था। GST क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST परिषद इसका कोई रास्ता निकालेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस क्षतिपूर्ति को भारत की संचित निधि से पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि GST क्षतिपूर्ति भुगतान के मामले में वो अपने पूर्ववर्ती वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे का सम्मान करेंगी। संसद में लाए गए किसानों से जुड़े कृषि बिलों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने कहा है कि किसानों का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। राहुल ने कहा है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसानों की रोजी रोटी पर वार करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए 500 से अधिक अतिरिक्त ICU बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं। जैन ने कहा है कि बीते दिनों दिए गए आदेश के बाद ऐसा हुआ है, जिसमें कई निजी अस्पतालों को बिस्तरों को आरक्षित करने के लिए कहा गया है। जैन ने बताया कि 33 निजी अस्पतालों में 80% ICU बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए गए थे। तमिलनाडु के अन्ना द्रमुक ने जनवरी 2021 के BK शशिकला की जेल से संभावित रिहाई सहित कई राजनीतिक घटनाक्रमों का जायजा लिया। अगले साल विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 28 सितंबर को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने की घोषणा की। बता दें कि दिवंगत CM जयललिता की सहयोगी शशिकला 66 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की जेल में बंद है। यूपी के CM योगी ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। यूपी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। इसके तहत प्रदेश में एक बेहतरीन फिल्म सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाएगी। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकारी नौकरियों में संविदा की व्यवस्था को लेकर लोग अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संविदा की जो पूर्व व्यवस्था है उसमें ना परिवर्तन हुआ है और ना ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति नहीं कर रही है। पीएम मोदी को थैंक यू बोलने के लिए बिहार बीजेपी के नेताओं ने 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि NDA बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार 5 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार की बागडोर संभालेंगे। सुशांत सिंह मामले में जांच कर रही CBI का विशेष दल मुंबई से दिल्ली लौट आया है। टीम ने CBI के आला अफसरों को जांच की डिटेल में रिपोर्ट दी है। सुशांत मामले में एम्स के डॉक्टरों द्वारा तैयार बिस्तरा रिपोर्ट भी आज सार्वजनिक हो सकती है, जिसको लेकर शुक्रवार को सभी 5 डॉक्टरों की एक फाइनल मीटिंग दिल्ली में हुई। आज ये रिपोर्ट CBI टीम को सौंपी जानी है। राजस्थान के CM गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब माफियाओं का सफाया होता है तो जनता में शासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रदेश में सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई एक बार फिर जमीन पर दिखाना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन पहुंचाने वाले वाहनों को बगैर किसी रोक टोक के आवाजाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को इसकी बहुत जरूरत होती है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्य अपने राज्य में स्थित उत्पादन इकाइयों से ऑक्सीजन आपूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। पाक की जेल में बंद भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में नया मोड़ आ गया है। भारत ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए बाहर के वकील की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि भारत की ये मांग वास्तविक नहीं है, इसलिए इस मांग को खारिज किया जाता है। कंगना रनौत के ऑफिस के मामले में बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें बीएमसी ने कहा है कि कंगना की याचिका कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसी है। बीएमसी ने हलफनामे में बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना की याचिका खारिज करने की मांग की है, साथ ही कंगना पर जुर्माना लगाने की भी अपील की है। विश्व बांस दिवस पर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने बांस से बने बिस्किट और शहद की बोतल को लॉन्च किया है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों राज्य में कई लोगों के लिए जीविका का साधन बन सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के भारत के आत्मनिर्भर के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। भारत में कोरोना महामारी के पिछले 24 घंटों में 93,337 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1247 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 53,08,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना के कारण 85,619 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 9,55,000 के पार पहुंच चुकी है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी अब 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। कंपनी ने गूगल पर कंपटीशन रूल तोड़ने का आरोप लगाया था। गूगल ने कहा था कि हम ऑनलाइन कसिनो और स्पोर्ट्स बेटिंग को इजाजत नहीं दे सकते, ये पॉलिसी के खिलाफ है। गूगल की कार्रवाई पर पेटीएम ने कहा था कि ऐप को अस्थायी तौर पर प्ले स्टोर से हटाया गया है। आम आदमी पार्टी गोवा के संयोजक एल्विस गोम्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गोम्स ने कहा है कि गोवा में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे, जो संयोजक के रहते नहीं कर पा रहे थे। गोम्स की जगह उनके सहयोगी और वरिष्ठ नेता राहुल महाम्ब्रे को अगली घोषणा तक के लिए गोवा इकाई का संयोजक बनाया गया है। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परीक्षण को लेकर अपने दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अब उन लोगों को भी परीक्षण कराना अनिवार्य होगा जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, बेशक उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई ना दे रहे हों। ट्रंप प्रशासन ने ऐसा दूसरी बार किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के जिम्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में केजरीवाल ने व्यवसाय और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। दिल्ली के जिम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जिम और योग केंद्र खोलने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। सीएम ने जिम मालिकों के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है, जबकि वो दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों को फंड तक नहीं दे पा रही है, जिससे कई महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार कॉलेज नहीं चला सकती तो हम चलाकर दिखाएंगे। यूपी एसटीएफ ने क्रेडिट कार्ड के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने इन सभी को नोएडा के सेक्टर 20 से दबोचा है। इनके कब्जे से 6,23,000 रुपए, 44 ग्राम सोने के साथ बिस्किट, सुई मशीन और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी ने आईआईटी रुड़की में शोध करने वाले छात्र को इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मदद दी है। सीएम ने कहा है कि लखीमपुर खीरी के मेधावी छात्र आशीष दीक्षित को ब्लड कैंसर की बीमारी होने की जानकारी सोशल मीडिया से मिली थी। इसके बाद उन्होंने खुद ही बीमार छात्र के परिवार से संपर्क किया और मदद का भरोसा दिया था। मुख्तार अंसारी के बेटों पर इनाम घोषित होने के बाद पत्नी और सालों पर शिकंजा कसने लगा है। गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार की पत्नी और 2 सालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि फरार आपसपा और उनके भाई सरजील और अनवर को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी है। यहाँ मौसम के सर्द होने की वजह से चीनी सैनिक बीमार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीनी मेडिकल टीम ने चीन के कुछ सैनिकों को पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर बने अस्पताल में भर्ती कराया है। इनको ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर स्वास्थ्य दिक्कतें पैदा होने लगी थी। इससे चीनी सैनिकों का मनोबल गिर रहा है।
बिहार के सीएम नीतीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज पटना के कंट्रोल कमांड सेंटर सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री 67.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 177 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 68.66 करोड़ की 119 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सही और गलत का आकलन करने के बाद ही मेरी सरकार कोई बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इसके पूर्व यूपीए विधायक दल की बैठक सीएम कार्यालय में हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी लैंड म्यूटेशन बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। रेलवे ने नई स्पेशल 40 क्लोन ट्रेनों में आज से टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया है कि सहरसा समेत बिहार के 5 स्टेशनों से सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राहगीर और राजेंद्र नगर स्टेशन से चलेंगी। इसके अलावा पंजाब, यूपी, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई दूसरे राज्यों के बीच चलाई जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विधेयकों को किसानों का हितैषी बताया। उन्होंने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद बंद नहीं होगी। चौहान ने 22 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4,686 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। राज्य सरकार ने प्रति लीटर 1 रुपए का सड़क विकास उपकर लगाया है। जगनमोहन रेड्डी कैबिनेट ने इसके लिए अध्यादेश पारित किया है। अतिरिक्त शुल्क से राज्य सरकार को सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की आय होगी। वहीं विपक्षी चंद्रबाबू नायडू ने सरकार के इस कदम को महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के भोजपुर जिले में 7 करोड़ रुपए की मूलभूत ढांचागत परियोजना का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य भोजपुर जिले के गांव में बुनियादी ढांचे और विकास की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। मंत्री ने REC लिमिटेड द्वारा शुरू की गई CSR की 74 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी है। अब संक्रमित मरीजों से उनके परिजन PPE किट और अन्य एहतियातों के साथ मुलाकात कर सकेंगे। साथ ही परिजन मरीजों को घर से पका हुआ भोजन भी उपलब्ध करवा सकेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत के कई समुद्री तट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा है कि देश के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण ब्लू फ्लैग के लिए चयनित किया गया है। ये दिवस 1986 से दुनिया के करीब 100 देशों में मनाया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण डेनमार्क की संस्था देती है। 4 प्रमुख आधारों पर इसका आकलन किया जाता है। हरियाणा में गुरुग्राम में प्रॉपर्टी बेचने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोबाइल पर OTP अनिवार्य हो गया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के दौरान विक्रेता का आधार और उसके मोबाइल नंबर पर OTP जरूरी होगा। OTP के बाद ही विक्रेता से खरीदार के नाम रजिस्ट्री होगी। बता दें कि गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की ID को उसके मालिक के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया गया है। निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पत्नी और बेटे के बाद बेटी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। विजय मिश्रा के 6 अन्य रिश्तेदारों पर धमकी देने का आरोप लगा है। SP रामबदन सिंह ने कहा है कि कृष्ण मोहन तिवारी के परिवार को इन लोगों ने मामला वापस लेने के लिए धमकी दी थी, जिस मामले में कार्रवाई हुई है। भारतीय किसान यूनियन कृषि विधेयकों का व्यापक विरोध करेगा। संगठन 20 सितंबर को चक्का जाम करेगा। साथ ही 25 सितंबर को संगठन ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। सत्ता पक्ष द्वारा किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताने पर संगठन ने कहा कि सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। किसान आंदोलन पंजाब में कौन करवा रहा है, राजस्थान, यूपी में कौन करवा रहा है, सत्ता पक्ष ये बताए कि हम कांग्रेस से कहाँ मिले हैं। मध्य प्रदेश की 28 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। कमलनाथ ने कहा कि मुझे ग्वालियर के लोगों पर पूरा भरोसा है, वे सच के लिए खड़े होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार छल से बनाई गई सरकार है। जनता इस चुनाव में भाजपा को इसका उत्तर देगी। बिहार में JDU विधायक सरफुद्दीन की कार पर हमला करने का मामला सामने आया है। शिवहर से विधायक सरफुद्दीन देर रात मेसोठा गांव में आयोजित कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। उसी दौरान उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस ने विधायक की शिकायत पर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बांस उद्योग की अहम भूमिका होगी। केंद्र सरकार की योजना घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने की है। जितेंद्र सिंह ने विश्व बांस दिवस पर 2 अलग अलग वेबिनार को संबोधित करते हुए ये बातें कही। द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने कृषि विधेयकों को किसानों के लिए घातक बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें कारोबारी घरानों का पक्ष लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के कानून बनने के बाद किसान कारपोरेट घरानों के गुलाम बन जाएंगे। स्टालिन ने कहा है कि इससे किसानों की उपज की जमाखोरी का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
सीबीआई ने ओडिशा में हुए पोंजी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ये घोटाला करीब 1000 करोड़ रुपए का हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में ओडिशा के विधायक और पूर्व मंत्री देवी प्रसाद मिश्रा समेत अन्य 8 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई अधिकारियों ने बताया है कि एजेंसी ने 23 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार कंपनियों को टैरिफ प्लान और सभी शर्तों की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसका मकसद उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल प्लानों को लेकर पारदर्शिता लाना है। ट्राई ने कहा है कि जानकारी पूरी होने पर ही ग्राहक सोच समझकर निर्णय ले सकेगा कि उसके लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में कहा है कि खाद्य सामग्री से कोरोना फैलने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि FSSAI द्वारा गठित एक समिति ने इस पर शोध किया है। खाद्य सामग्री से संक्रमण फैलने का कोई भी मामला नहीं मिला है। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना प्रभावित देशों से भारत में आयातित खाद्य सामग्री सेवन के लिए सुरक्षित है। यूएई में आज से IPL 13 की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पहला मुकाबला गत विजेता मुंबई इंडियंस और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। खाली स्टेडियम में खेले जा रहे टूर्नामेंट पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। सही मायनों में जिन हालातों में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में क्रिकेट का इतना बड़ा टूर्नामेंट कभी नहीं खेला होगा। IPL के 13वें सीजन में BCCI ने स्टेडियम में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। BCCI ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण IPL में 13वें सीजन में मीडिया को स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं होगी। शुक्रवार देर शाम BCCI ने गाइडलाइन जारी की है। ऑलराउंडर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्रिकेट अकादमी खोलेंगे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इसको लेकर रैना ने जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह से मुलाकात की है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के खेल कौशल में सुधार करने की योजना पर चर्चा की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।